हाय एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये थ्योरी जैसे VBT हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टडी कर लिया है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमें डिस्कस कर चुके हैं कि sp होती है, sp2 होती है। जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि सपोज स्टेरिक नंबर था, स्टेरिक नंबर यहाँ पे हमने टेबल बनाई थी। 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, 3 होता है तो sp2 होती है, 4 होता है तो sp3 होती है, 5 होता है तो sp3d होती है और 6 होता है तो sp3d2 होती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में, ठीक है। ये स्टेरिक नंबर था और ये आपकी थी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी सबसे पहले क्या बताती है? ये बताती है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन किसके इक्वल होती है? ज्योमेट्री के इक्वल होती है। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्री। मतलब सपोज हमने ऐसे डिस्कस किया कि किसी मॉलिक्यूल की सपोज BF3 है, BF3 की जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? मतलब sp3 के कोरस्पॉन्डिंग जो होगा ना वो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 के कोरस्पॉन्डिंग ट्राइगोनल प्लेनर होती है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है और इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। इसलिए VSEPR थ्योरी आई थी जो कि क्या बताती है? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में बताती है। क्योंकि एक डिफरेंस होता है ज्योमेट्री और शेप वर्ड के बीच में। ज्योमेट्री के अंदर जैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फाइंड करते हैं, सपोज BeCl2 है, BeCl2 की जो ऐसे होता है BeCl2, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? लीनियर होती है और इसकी शेप भी लीनियर होती है, इसकी शेप भी लीनियर होती है। ज्योमेट्री के अंदर हम दोनों चीज को कंसीडर करते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर को भी कंसीडर करते हैं, लोन पेयर को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन शेप के अंदर हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं। ओनली बॉन्ड पेयर्स आर कंसीडर्ड जब हम किसी मॉलिक्यूल की शेप बताते हैं। जैसे BeCl2 है, BeCl2 के केस में ज्योमेट्री भी लीनियर है और शेप भी लीनियर है। पर अगर हम बात करें XeO3 की या फिर NH3 की बात करते हैं, देखो NH3 के केस में NH3 के केस में जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, पर जो शेप होती है ना वो क्या होती है? पिरामिडल। शेप इसकी होती है पिरामिडल, ठीक है। तो इसलिए ज्योमेट्री और शेप दो अलग अलग होते हैं। ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है? हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंसीडर करते हैं, पर शेप के अंदर हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। इस वजह से जो जैसे NH3 है, इसकी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप आ जाती है। वो हम डिस्कस करेंगे वो कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर ज्योमेट्री जो होती है वो शेप के इक्वल आती है, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो ज्योमेट्री होती है वो शेप के इक्वल नहीं आती, ज्योमेट्री डिफरेंट होती है, शेप डिफरेंट होती है, ठीक है। तो WSP थ्योरी, VSEPR थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि ये मतलब व्हाई इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। देखो 3 मॉलिक्यूल्स थे, CH4, NH3 और वाटर। CH4, NH3 और वाटर। सबसे पहले हम इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कैसे होता है? हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। कार्बन है सेंट्रल एटम, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंस एटम कितने हैं? 1 2 3 4, 4। कोई चार्ज नहीं है तो 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4, मतलब कि क्या होगी? इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई है। सिमिलरली इसके अंदर करेंगे हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन के पास सेंट्रल एटम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, तो 5 प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं? 3, तो 3। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए इसकी भी कितना आ गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। सिमिलरली इसके अंदर भी क्या है? हाफ इनटू में ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस में मोनोवैलेंट एटम्स 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई। अब अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो कहा था हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, तो तीनों में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109.28 डिग्री कह लो या 5 डिग्री कह लो, 109.5 डिग्री होना चाहिए था जो एंगल था VBT ने जो कहा था।
कि हाइब्रिडाइजेशन तीनों में सेम है, इस वजह से जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए इन तीनों में कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सबके अंदर जो है, इसके केस में जो CH4 मॉलिक्यूल होता है ना, इसके अंदर तो एंगल 109.5 डिग्री होता है, पर इस केस के अंदर 109.5 डिग्री से मैक्सिमम होता है और इसके अंदर 109.5 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई थी जो कि VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इसलिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने डिस्कस किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन तो तीनों मॉलिक्यूल्स की सेम है, तो एंगल सेम होने चाहिए थे, पर यहाँ पे एंगल सेम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि रिपल्शन होती है बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होने की वजह से जो होता है बॉन्ड एंगल किसी मॉलिक्यूल में कम हो जाता है, किसी मॉलिक्यूल में ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बताती है हमें, ज्योमेट्री बताती है। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जैसे इसके नाम में ये वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनके बीच में रिपल्शन होती है। किसकी वजह से होता है? वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ना उनके बीच में रिपल्शन होने की वजह से VSEPR थ्योरी जो बताती है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बताती है। ठीक है, अब हम इसके डिस्कस करेंगे कुछ पोस्टुलेट्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे होता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोई लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट है, तो जो ज्योमेट्री होगी ना वो किसके इक्वल हो जाएगी? शेप के इक्वल हो जाएगी। इफ इन अ मॉलिक्यूल देयर इज नो लोन पेयर and only bond pairs are present, then geometry of the molecule will be equal to shape, उसके शेप के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने BeCl2 डिस्कस किया था ना, BeCl2 बेरिलियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, दैट इज वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, Cl ऐसे ही शेयर कर लेगा Cl के साथ। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे लोन पेयर तो है ही नहीं, देयर इज नो लोन पेयर, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं। तो इफ इन अ मॉलिक्यूल देयर इज नो लोन पेयर नहीं है एंड ओनली बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट है, तो जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की वो किसके इक्वल हो जाएगी? शेप। तो इसकी शेप भी लीनियर होती है और इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं होता, अब सेकंड कंडीशन है, इफ इन अ मॉलिक्यूल लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट है, then the shape of the molecule will be unsymmetrical. Then shape of molecule will be unsymmetrical हो जाएगी shape of the molecule। ठीक है, and geometry will not be equal to shape, और geometry shape के equal नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने NH3 का एग्जाम्पल डिस्कस किया था ना, NH3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, तो अब इसके अंदर क्या होती है? इसकी जो ज्योमेट्री होती है, लोन पेयर आ गया, इस वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो तो क्या होती है? टेट्राहेड्रल, और इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? पिरामिडल। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी शेप ये कैसे आई है और ज्योमेट्री ऐसे कैसे आई है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तो इफ इन अ मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम, यहाँ पे मेंशन करो सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो होगी वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगी, और जो ओरिजिनल बॉन्ड एंगल से होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगी, और जो ज्योमेट्री होगी वो शेप के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, और जो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन होता है ना, जो थर्ड पॉइंट है वो है जो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन होता है। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन सबसे ज्यादा किसके अंदर रिपल्शन होती है? बॉन्ड लोन पेयर। देखो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन कैसे, अब जैसे लोन पेयर है, लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर एक लोकलाइज रहता है किसी भी एटम के ऊपर, जैसे Cl के ऊपर लोन पेयर है तो ये लोकलाइज रहेगा, और जैसे सपोज ये किसी भी Na के ऊपर, देखो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? Cl के पास है,
और बॉन्ड पेयर जो होता है दो एटम्स के बीच में शेयर होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर दो एटम्स के बीच में शेयर होता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या रहता है लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ठीक है, सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोन पेयर होता है बिकॉज लोन पेयर इज लोकलाइज्ड ऑन एटम, बिकॉज लोन पेयर जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है एटम के ऊपर, इस वजह से जो होता है लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होती है। बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होती है क्योंकि जो बॉन्ड पेयर है सपोज NaCl के अंदर ये था, ये क्या है, ये बॉन्ड पेयर है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये Na भी शेयर कर रहे हैं और Cl भी, इस वजह से इनके बीच में सबसे कम रिपल्शन होती है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिपल्शन के अंदर लोन पेयर सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। अब हम शेप का मतलब तो समझ ही चुके हैं कि शेप क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है वो हमें शेप बताती है। शेप का लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं है, शेप के अंदर हम लोन पेयर कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब शेप आपको पता है वो तो हम लिख सकते हैं, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शेप डिपेंड्स ऑन, शेप किसके ऊपर डिपेंड्स करती है? ऑन बॉन्ड पेयर। ठीक है, और जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पे डिपेंड करती है। अब आपको एक और बात बतानी चाहिए कि बॉन्ड एंगल जो होता है ना, बॉन्ड एंगल वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर के। ऐसा क्यों होता है? बॉन्ड एंगल देखो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे उतनी ही रिपल्शन ज्यादा होगी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे उतनी ही रिपल्शन ज्यादा होगी। ठीक है, रिपल्शन ज्यादा होगी तो इसलिए बॉन्ड एंगल जो होगा वो कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल विल बी डिक्रीज। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो, अब जो लोन पेयर होता है ना किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, वो इस तरीके से ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है पोजीशन को कि वहां पे मिनिमम रिपल्शन हो सके। ठीक है, जहां पे मिनिमम रिपल्शन हो चुके, तो लोन पेयर शुड बी प्लेस्ड in a position to minimize minimum repulsion, to obtain minimum repulsion। ठीक है, तो लोन पेयर हम इस पोजीशन पर ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं जहां पर जो है उनकी मिनिमम रिपल्शन एक्सर्ट कर सके। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना, ये VSEPR थ्योरी के लिए पोस्टुलेट्स इनफ है। और वैसे VSEPR थ्योरी के अंदर लर्निंग कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा होता है, तो अब हम जो टेबल डिस्कस करेंगे ना वो इसी के ऊपर बेस्ड होगी कि इसकी शेप ही होती है। अगर एक लोन पेयर आ गया मॉलिक्यूल के अंदर तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, दो लोन पेयर आ गए तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, तीन लोन पेयर आ गए तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, इस तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि जो टेबल है उसके अंदर आप देख रहे हो Z यहाँ पे क्या है, Z इज इक्वल्स टू सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर Z है जो। ठीक है, जो LP है वो क्या है, लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर BP से रिप्रेजेंटेड है, ज्योमेट्री, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। अब डिस्कस करते हैं। देखो, सपोज किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर नहीं है तो दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तो उसकी शेप कैसी होगी, लीनियर होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि शेप क्या होगी, शेप भी लीनियर होगी और जो ज्योमेट्री होगी वो भी लीनियर होगी। और ऐसे मॉलिक्यूल की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp होती है। सेकंड के अंदर जैसे एक लोन पेयर प्रेजेंट है और एक बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तो जो लोन पेयर होगा वो लेफ्ट राइट में से कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा और ज्योमेट्री और शेप सेम ही रहेगी और जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp। थर्ड के अंदर सपोज लोन पेयर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था स्टेरिक नंबर जब 3 होता है तो ट्रायगोनल प्लेनर शेप होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो वो केस सेम है। अगर एक लोन पेयर आ जाता है, अगर स्टेरिक नंबर 3 है और एक लोन पेयर आ जाता है, तो लोन पेयर कौन सी अबव वाली पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल प्लेनर ही रहेगी, लेकिन जो शेप होगी वो क्या होगी, बेंट कह सकते हैं, वी शेप कह सकते हैं या फिर एंगुलर शेप कह सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट के अंदर अगर लोन पेयर, दो लोन पेयर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर और बॉन्ड पेयर सिर्फ एक ही है, तो शेप ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल प्लेनर ही रहेगी, पर जो लोन पेयर्स होंगे वो कैसे ऑक्यूपाई करेंगे अपनी पोजीशन को, जो बिलो वाले है ना, बिलो वाले जो पोजीशन है उसको ऑक्यूपाई करेंगे और जो शेप हो जाएगी वो आपकी इस तरीके से हो जाएगी,
और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2। अब टेट्राहेड्रल के अंदर जब हमारे पास चार जैसे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल एटम के अराउंड चार एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमें पता है स्लाइड नंबर में हमने डिस्कस किया था कि कितनी होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो लोन पेयर तो है ही नहीं, तो ज्योमेट्री विल बी इक्वल टू शेप, तो ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है और शेप भी टेट्राहेड्रल है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अब नेक्स्ट के अंदर अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट हो जाता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट हो जाता है, जैसे कि हमने अमोनिया वाला एग्जांपल डिस्कस किया था, तो कैसी शेप हो जाती है, पिरामिडल शेप हो जाती है। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी पर शेप क्या हो जाएगी पिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3। अगर दो लोन पेयर प्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे कि वाटर के केस में हमने डिस्कस किया था, तो वाटर के केस में क्या होती है शेप बेंट ही होती है, ठीक है, मतलब ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी पर जो शेप होती है वो बेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर अगर सपोज आपके पास जैसे PCl5 का एग्जांपल हमने लिया था कि जब एक सेंट्रल एटम के अराउंड 5 एटम्स होते हैं तो उनकी ज्योमेट्री क्या होती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगी। अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो भी शेप ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट आ जाता है तो ज्योमेट्री तो वही रहती है, सेम ही रहेगी सबके केस में, पर सीसो शेप हो जाएगी, ठीक है। ऐसे जो ये ना ए अगर सेंट्रल एटम है और इसके अराउंड जो है सीसो शेप है, अब लोन पेयर जो है राइट डायरेक्शन के अंदर हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, और जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो क्या होगी sp3d। नेक्स्ट के अंदर अगर दो लोन पेयर प्रेजेंट हो जाते हैं तो क्या होगी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप ज्योमेट्री होगी, और जो शेप होगी वो क्या होगी टी शेप, ठीक है। टी शेप होगी ना, राइट के अंदर देखो आप टी शेप दिख रही है हमें, और लेफ्ट के अंदर दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d। नेक्स्ट के अंदर अगर 3 लोन पेयर प्रेजेंट है तो लीनियर शेप होगी, क्योंकि देखो लेफ्ट में भी लोन पेयर्स ऑक्यूपाई कर लिए, राइट में भी लोन पेयर ऑक्यूपाई कर लिए, और मिडल में बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये क्या शेप है लीनियर शेप है। शेप के अंदर हमें पता है हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट जो है ऑक्टाहेड्रल शेप ज्योमेट्री के अंदर जब सेंट्रल एटम के अराउंड 6 एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री विल बी इक्वल टू शेप और ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। और अगर सपोज आपके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर क्या होगा वो आप अबव शो कर सकते हो, बिलो शो कर सकते हो, वो रिप्रेजेंट सेम थिंग, ठीक है। और जो शेप हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी, और जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3d2 होगी। इस पूरे टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज VSEPR थ्योरी के अंदर थोड़ा सा मैंने कहा था कि लर्निंग होती है, तो आपको ये जो टेबल है वो लर्न करनी पड़ेगी, सो दैट आपको पता चल सके कि अगर एक लोन पेयर है तो शेप ये है, ठीक है, अगर 2 लोन पेयर आएगी तो शेप ये होती है, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। अब हम कुछ PYQs डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे हम जो अभी टेबल पढ़ी है वो सारा हमने क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम जैसे बोर्ड के ऊपर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 BF3 के केस में हमें क्या बताना है हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, और इसके अंदर सबसे पहले तो हमें बतानी है हाइब्रिडाइजेशन, और जो सेकंड है वो हमें क्या बताना है फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, सेकंड हमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के अराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। देखो अब देखते हैं BF3 है, BF3 के जो हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का हमने फॉर्मूला पता है हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम बोरोन है, बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, तो 3। नंबर ऑफ मोनोवैलेंस एटम कितने हैं 3 है, तो 3 + 3 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई sp2, एक तो निकल गया आंसर हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने होते हैं अराउंड सेंट्रल एटम, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं अराउंड सेंट्रल एटम 1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 3 तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। अगर सपोज आपके पास इलेक्ट्रॉन पूछे जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अराउंड सेंट्रल एटम, तो कितने 1 2 3 4 5 6, और 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर आंसर चाहिए तो 3 तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे आंसर चाहिए तो हमें बोरोन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो है XeF6 का डिस्कस करते हैं। XeF6 का हमने वो बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन और शेप जो भी हमें बता पाएंगे वो सब कुछ हम बताएंगे। देखो ठीक है, अब XeF6 है, हम पहले देखो कि कौन सा मॉलिक्यूल दिख रहा है हमें XeF6। XeF6
Xe है, सबसे पहले तो कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 6 है ना, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ऑक्टाहेड्रल टाइप शेप होगी, है ना, पर देखते हैं रुक के। सबसे पहले इसका करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट। हाफ इनटू में जीनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंस कितने हैं 6, 14 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7, 7 के अंदर क्या आएगा sp3d2, ठीक है, sp3d2 आ जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6, एक मिनट देखो, हाँ यही तो है, 7 आएगा ना, 7 इज इक्वल्स टू sp3d3 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 sp3d3, XeF6 का क्या आएगा sp3d3, ठीक है। अब sp3d3 के अंदर अब देखो ऐसे तो हमने रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल शेप देखते हैं। अब देखो इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल टाइप लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 एटम सराउंडेड है। और जो जीनोन होता है, जीनोन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 तो फ्लोरीन ने ऑक्यूपाई कर लिया, अब एक लोन पेयर बचा है। तो ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं है, ये कैसी है, ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल तो ये रही नहीं ना, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ये शेप है, ठीक है। XeF6 के केस में मैसेज सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का जो हमने लास्ट स्टेट में फॉर्मूला सीखा था, हम वो अप्लाई करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, और फिर हम मॉलिक्यूल की शेप को इस तरीके से देख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम XeOF4, XeOF4 सेम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। हाफ इनटू में 8 प्लस में 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना जीनोन के उसमें, तो एक मिनट XeF6 हो गया ना, इसको रख कर 8 प्लस में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा 6 के अंदर क्या आता है sp3d2, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 हो गया ना sp3d2। अब देखो जीनोन है, अब ऐसे होता है ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 के अंदर तो ऐसे शेप बनती है। सबसे पहले हम फ्लोरीन्स लगा देते हैं, ठीक है, F F F F। अब ऑक्सीजन हमें पता है, देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकती है, ऑफकोर्स डबल बॉन्ड ही बनाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बनाएगी, डबल बॉन्ड ही बनाएगी। तो ये कैसी शेप होगी, कैसी शेप है ये, स्क्वायर पिरामिडल। उस टेबल के अंदर जब आप लर्न कर लोगे ना, आपको सारी शेप्स लर्न हो जाएगी कि ये कैसी है, स्क्वायर पिरामिडल। देखो स्क्वायर तो ये बनी रहा है, पिरामिडल के अंदर जब इस तरीके का कुछ, या तो आप देखो लोन पे ऊपर शो कर दो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, नीचे शो कर दो, अब ये जो है ये XeOF4 की शेप हो जाती है, ठीक है। ये क्या है, ये शेप है, शेप। ज्योमेट्री तो इसकी ऑक्टाहेड्रल ही है, शेप है ये, क्योंकि ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन से निकलती है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, और ज्योमेट्री क्या है इस मॉलिक्यूल की, ज्योमेट्री इज इक्वल्स टू ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये भी हो गया XeOF4 का, हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। अब हम बात करते हैं XeO3 की। XeO3 सेम, हाफ इनटू में 8, कोई मोनोवैलेंट एटम है ही नहीं, तो ये करेंगे 4 है, 4 आया, इसका क्या होगा sp3। मतलब कि ये पता चल गया कि जो ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल ही है, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है। अब इसकी शेप क्या होगी, शेप देखते हैं, शेप देखो Xe sp3, देखो sp3 है ना, sp3 के अंदर कैसे बनेगा, हम तो टेट्राहेड्रल के फॉर्म में बनाएंगे, इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे X, ठीक है। अब देखते हैं, देखो 1 ये तो जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 2 3 4 5 6 8, इस तरीके से यहाँ पे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। इसके पास 1 2 3 4 ऐसे पेयर्स में इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे ना, इसलिए डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। अगर पेयर में इलेक्ट्रॉन ना बचते, सपोज ऑक्सीजन है, आप ऐसे सिंगल बॉन्ड बना लेते, तो इसके पास क्या होता है 1 2 3 4 5, नेगेटिव चार्ज आता है, इस वजह से स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो अब इसने डबली बॉन्डेड बना दिया, अब जीनोन भी सेटिस्फाइड है इलेक्ट्रॉन से और ऑक्सीजन भी, तो अब क्या बचे, इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 1, और ये क्या बन जाएगी इसके लोन पेयर। तो ये कैसी शेप हो रही है XeO3 की, XeO3 की कैसी है, पिरामिडल शेप, कैसी है, पिरामिडल, ठीक है। NH3 के केस में हमने देखा था ना, NH3 के केस में भी तो ऐसे ही था, ये यहाँ लोन पेयर थे और यहाँ पे H थे,
ठीक है। तो ये कैसी शेप थी, यहाँ पे पिरामिडल थी। सेम केस XeO3 के अंदर है, तो ये भी कैसी होगी शेप, पिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं XeF4। XeF4 हाफ इंटू में 8 प्लस में 4, हाफ इंटू में ये सीधा कर लो 6 हो जाएगा ना, 6 sp3d2 sp3d2। मतलब कि ज्योमेट्री तो क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। अब शेप क्या होगी, देखो Xe ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री तो सबसे पहले हमने ड्रॉ कर ली, हमने फ्लोरीन भी यहाँ पे ऐड कर दिया। अब बचे जिनोन के 2 इलेक्ट्रॉन जो कि हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब कैसी शेप लग रही है ये, ठीक है। शेप के अंदर हम क्या कंसीडर करते हैं, सिर्फ बोन पेयर कंसीडर करते हैं, तो कैसी शेप लग रही है ये देखो ऐसे करके, ये कैसी शेप है, ये स्क्वायर प्लेनर। वो टेबल के अंदर ऑलरेडी मेंशन है कैसी शेप होगी, स्क्वायर प्लेनर। कैसी शेप होगी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस करने होते हैं बहुत ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। और बीएससीपीआर थ्योरी के ये जो एक्सी वाले क्वेश्चंस है ना, जिनोन वाले, ये 2-3 ईयर्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, NH3 का तो हम डिस्कस कर चुके हैं, हाफ। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन 3। ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स 4 हो गया। अब इसके अंदर क्या आएगा, sp3। मतलब कि ज्योमेट्री तो क्या है, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है। देखो कुछ आपको पता हो या ना पता हो, स्टेरिक नंबर वाली जो टेबल है ना, वो तो पता होनी चाहिए, जिससे आपको ज्योमेट्री तो आप कोई कंफ्यूजन हो ही ना। ज्योमेट्री तो sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगी, sp है तो लीनियर होगी, sp2 है तो ट्रायगोनल प्लेनर होगी। ठीक है, sp3d है तो आपकी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगी, sp3d2 है तो आपकी ऑक्टाहेड्रल होगी। ये तो होना, ये तो उसी से आ जाता है, पर शेप के अंदर वो बीएससीपीआर की जो टेबल है हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब शेप की बात करते हैं, देखो NH3 ऐसे होता है। उसके अंदर हमने देखा हुआ है टेबल के अंदर क्या था, पिरामिडल शेप होती है इसकी। क्या होती है, पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप क्यों, क्योंकि लोन पेयर तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। अब जब लोन पेयर को आप हटा दोगे तो सिर्फ यही बचेगा ना, और ये कैसा है, पिरामिड जैसा, तो इसकी शेप कैसी होती है, पिरामिडल शेप होती है। ठीक है, BeCl2 का हम डिस्कस कर ही चुके हैं, BF3 का भी हो गया है ना, BF3 का हमने डिस्कस किया था। BrF5 का डिस्कस करते हैं, BrF5। हाँ, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स कितने हैं, 5। 6 आ जाएगा ये, 6, दैट इज sp3d2, sp3d2। ठीक है, कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल, Br। क्या हुआ, F F F F और ये F। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पे आप लोन पे बना दो, है ना, ये होगी। अब BrF5 की जो शेप है वो कैसे दिख रही है आपको, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, इसकी शेप कैसी होगी, स्क्वायर पिरामिडल। देखो स्क्वायर पिरामिडल पता है कब होती है, जैसे A है यहां पे, जब ऊपर भी लोन पेयर प्रेजेंट हो और नीचे भी लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो जो आपकी शेप होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। अगर ऐसे हो, ठीक है, ये ऊपर हो या नीचे हो, तो कैसे होती है, स्क्वायर पिरामिडल शेप होती है। ऐसे आप इन दोनों को करके कर सकते हो। देखो जैसे ये तो स्क्वायर प्लेनर हो गया ना, ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, नीचे भी, तो स्क्वायर प्लेनर आ गया। पर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि 5 एटम्स होते हैं। ठीक है, इसकी शेप क्या है, ये इस जैसा है ना, तो ये कैसी शेप है इसकी, स्क्वायर पिरामिडल। अब हम बात करते हैं SF6 की। S के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट 6, sp3d2। इसके अंदर क्या आएगा, सल्फर। ये तो बहुत ज्यादा वो है ना, इसके अंदर को तो कोई लोन पेयर आया नहीं, तो बस हम सिंपल एडजस्ट कर सकते हैं। क्या हो गया, तो ऑक्टाहेड्रल हो गया, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल है और ये शेप क्या है, इसकी शेप भी ऑक्टाहेड्रल है। देखो VSCPR थ्योरी से ना हमेशा क्वेश्चन आता है, तो प्लीज इसको आप करके ही रखना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, एक तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए और एक आपको VSCPR थ्योरी के ये टेबल पता होना चाहिए, बस आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है,
अब जैसे PCl5 है, PCl5 के केस में क्या होता है, PCl5 आप सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला वो आप प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आउटर मोस्ट में 5, मोनोवैलेंट कितने हैं, मोनोवैलेंट्स अगर आपको नहीं पता मोनोवैलेंट कौन से होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है, मोनोवैलेंट एटम्स कौन से होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है, जैसे ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हो गए आपके हेलोजन्स हो गए, ठीक है, या फिर एक्सेट्रा जिसकी भी वैलेंसी 1 होगी ना वो सारे क्या होते हैं मोनोवैलेंट एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 हो गया, क्या हो गया sp3d, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम sp3d के अंदर, ऐसे होते हैं ना Cl 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 Cl, ठीक है। ये क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री भी यही है और शेप भी यही है और इसे कहते क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसके अंदर है ना एक आपको पता होना चाहिए एंगल्स का, देखो ये क्या बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये क्या है, ये ट्राइंगल बन रहा है, इसके अंदर 6 जो होते हैं ना, 6 तो बॉन्ड एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के, और 3 बॉन्ड एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं 120 डिग्री के, ठीक है। 6 बॉन्ड एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, और जो 3 बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो कौन से डिग्री के होते हैं, वो होते हैं आपके 120 डिग्री के। कैसे हो रहे हैं, देखो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये जो है आपके ये ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइगोनल प्लेनर वाली शेप का जो नहीं होता वो 120 120 120, और इस तरीके से जो होता है वो आपके PCl5 के अंदर आपको पता होना चाहिए कैसे जो होते हैं बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होते हैं इसके अंदर, ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर 120 डिग्री ईच होते हैं, 120 डिग्री ईच होते हैं, ठीक है। तो 6 बॉन्ड एंगल्स तो 90 डिग्री के होते हैं, और जो 3 बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो कौन सी डिग्री के होते हैं 120 डिग्री के अंदर होते हैं PCl5 के केस में। अब VSEPR थ्योरी के अंदर वो तो अब देखो एक जो चीज है वो क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है ना वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है VSEPR जब आप शेप निकाल रहे हो, ठीक है। ये एक नोट करके हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब शेप का हो गया, हमने जो भी डिस्कस करना था हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट जो सारा था, ठीक है। अब जैसे देखो PCl5 का जो हमने केस लिया था ना हम उसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। देखो PCl5 के केस में ना जो हमने कहा था कि जो 3 बॉन्ड एंगल्स होते हैं, 3 बॉन्ड एंगल्स क्या बना रहे थे, कहा था 120 डिग्री ऐसे थी ना, ये क्या बन रहा था, ये ट्राइंगल बन रहा था। तो हमने क्या कहा था कि जो 3 बॉन्ड एंगल्स होंगे वो कितने 120 डिग्री के होंगे, और जो 2 एक्सियल होते हैं वो क्या होते हैं 180 डिग्री ईच होते हैं, ये ठीक है, ये 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ठीक है। 2 एक्सियल जो होते हैं, जो एक्सियल बॉन्ड PCl बॉन्ड वो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और PCl5 के केस में जो एक्सियल होता है ना वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल से। बॉन्ड लेंथ के केस में जो एक्सियल वाला होता है वो इक्वेटोरियल से क्या होता है ग्रेटर होता है, ठीक है। और हमने डिस्कस कर किया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्यूपाई करता है इक्वेटोरियल पोजीशन। कैसे, सपोज जैसे ये है PF3Cl2 ले लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। देखो PF3, अब PF3Cl2 है, अब Cl कौन सी, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन तो क्या होगा इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, और जो Cl है वो क्या है, जो Cl है वो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। इसलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि PF3Cl2 के केस में जो F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, इसलिए उसने इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई किया, और Cl जो है वो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। ऑलमोस्ट हमने VSEPR थ्योरी में जो भी डिस्कस करना था वो कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा जो हम क्वेश्चंस थे PYQs वो भी डिस्कस कर चुके हैं, बस आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।